बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो टू डियर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप देख रहे हैं हैमबर्गर पाशा। दोस्तों, साथियों, गाइस, आज हम बात कर रहे हैं हैसप प्लान। मुख्तसर बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे 8 आवर या ये 2 डे प्लस का ट्रेनिंग कोर्स होता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट होता है, 85 क्वेश्चन, 75 के लिए पास हो जाते हैं। पर्सन इंचार्ज भी कहते हैं इनको, और या फिर मैनेजर ऑन ड्यूटी का फूड सर्विस, फूड हैंडलर, फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग लाजिम इसीलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैसिलिटी, आपके एस्टैब्लिशमेंट को आप एसओपी या फिर आपका ऑपरेशन मैनुअल बनाएं या फिर आप अपनी कोई रेसिपी बनाएं, तो इन सारी चीज़ों में फूड सेफ्टी को शामिल करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि फूड सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट सेफ्टी। जब एक सोल्जर बीमार हो जाता है तो सारे फौजी बीमार हो जाते हैं। तो क्योंकि जब वीडियो थोड़ी हमारी आगे जाएगी तो बात करेंगे नूरो वायरस, शिगेला वायरस एंड अदर समथिंग लाइक कोरोना वायरस आउटब्रेक्स, और दूसरे कैसे रहते हैं और वो कितने दिन इफेक्ट करते हैं और कितने दिन जॉब से आउट रहेंगे। वीडियो को छोटी करने की कोशिश करता हूँ। बात करेंगे वीडियो में केमिकल कंटेमिनेशन, biological contamination, physical contamination. Biological contamination we focus the most. And फिर बात करेंगे टाइम इन टेम्परेचर, foodborne illness, foodborne illness in equipment के अंदर, और फिर foodborne illness in personal hygiene, foodborne illness आपका जो है establishment condition वगैरह के बारे में, बॉयल वाटर एडवाइजरी और बॉयल वाटर इमरजेंसी, फिर कैसे फूड को स्टोर करना है, फिर व्हाट आर द लो एसिडिक, मॉइस्ट और प्रोटीन फूड होते हैं, वो क्या होते हैं, क्यों उनको जो है हैज़रस फूड के नाम से कहते हैं। ये सारी चीज़ों का पता होना एज अ रेस्टोरेंट ओनर या हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आप हैं तो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि मैं आता हूँ और मैं चला जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो कोई होता ही नहीं है, चक्कर लगाता हूँ निकल जाता हूँ, या मैं सिर्फ हॉट डॉग बेचता हूँ या पिज़्ज़ा, या सिर्फ मैं तो कॉफ़ी बेचता हूँ। तब भी दोस्तों, नॉलेज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, प्रिवेंट एप्लीकेशन, हैज़र्ड्स एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। क्योंकि जो है बीमार मज़ीद बीमार हो सकता है, मज़ीद बीमार जो है बीमार से बीमार और मज़ीद बीमार हो जाएगा, या मज़ीद बीमार की मौत हो जाएगी। तो हर किसी का इम्यून सिस्टम अलग होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, हाईली सस्टेक्टिकल पीपल, जो डे केयर वाले बच्चे या नर्सिंग होम वाले साहिब या वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं वो, और फिर ये जो आपके अपने कोई पेशेंट होते हैं डायलिसिस वगैरह के, तो उनको भी ऐसा इसका असरात जल्दी हो जाएंगे और फिर उससे वो बीमार हो जाएंगे। तो ये बता रहा था। तो आए बात करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए कि जब पर्सन इंचार्ज को क्या डिस्क्राइब करना पड़ता है जब फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है, और वो क्या चेक करता है, और वो जब आता है तो क्या चीज़ों पे पहले मेन फोकस रहता है। आप भी अपने यहाँ पे इन चीज़ों को इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को किसी एक को इवैल्यूएटर बना सकते हैं जिनको फूड सेफ्टी में या नॉलेज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस की थोड़ी बहुत मालूमात हो या उनको शौक़ हो, तो अपने कारोबार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। आपके एम्प्लॉय की तरक्की में आपकी तरक्की है, और आपकी तरक्की में आपके एम्प्लॉय की तरक्की है। अगर आप चाहते हैं कि आप हैमबर्गर पाशा के ओनर या इंडिविजुअल ऑपरेटर बने अपनी टेरिटोरी, अपनी कम्युनिटी में, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए बात करते हैं इंस्पेक्टर क्या देखता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जब इंस्पेक्टर आ जाता है तो पहली बात तो ये रहती है कि वो अपना देखता है कि आपने 11 बजे खोले हैं या 7 बजे, जब भी खोलो तो वो टाइम तो गुज़र चुका होता है जब वो आते हैं।
तो जब वो आते हैं तो पहले नलके के पास जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग वाइल रिटर्निंग टू वर्क और गोइंग टू द किचन और एनीथिंग, वॉश योर हैंड वाला रहता है। तो जब डेजिग्नेटेड हैंड वॉशिंग सिंक रहता है ना, जहाँ सिर्फ हाथ ही धोते हैं, तो वहाँ पे हाथ धोने के लिए जाते हैं। जब हाथ धोने के लिए जाते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ पे पानी ठंडा आ रहा है उस पानी की लाइन में, तो ये उससे मालूम होता है कि भाई यहाँ पे नल का यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई गर्म पानी के लिए, तो पानी नहीं आ रहा है, बहुत देर लग रही है, गर्म वेट करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद में ये नोटिस हो जाता है फर्स्ट। उसके बाद दूसरा चलते हैं तो आप देखते हैं कि हैंड वॉशिंग सिंक होता है, उसके सामने कचरे के डब्बे या कुछ भी रख देते हैं। जब इंस्पेक्टर आते हैं तो कोनियों से हटाते हैं ऐसे ऐसे, ये तो वो भी उसके अंदर फिर वो भी नोटिस करते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो नोटिस में आ जाती है उनके। फिर वो देखते हैं कि आपको पूछेंगे पर्सन इंचार्ज को या मैनेजर ऑन ड्यूटी को या किसी को भी कि भाई आप कैसे अपना खाना जो गर्म बनाते हो उसको कैसे ठंडा करते हो, यानी कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कूलिंग प्रॉपर आफ्टर प्रिपरेशन। तो आप कैसे उसको 2 आवर में 70 पे ला रहे हो, बाकी 4 आवर में मज़ीद 41 बिलो पे वो आ जाएगा। तो आपने उसको 2 आवर जो रहते हैं आपके पास, पहले आपने बटर चिकन बनाया हो या कोई भी ऐसी खीर बनाई हो या कोई भी चीज़ को आपने तसव्वुर करना है, तो आप उसको बड़े पतीले में बनाते हैं तो वो इतना जल्दी 70 पे आ जाए, वो उसका इंटरनल टेम्परेचर ऐसे नहीं होता है। तो आप उसको फिर छोटे छोटे कुंडों में डाल सकते हैं, पार्शियल शैलो पैन्स जो होते हैं उसमें वो ठंडा हो जाएगा, मिक्स करते रहना पड़ेगा। या फिर आप एक कुंडे में बर्फ़ ले सकते हैं, बर्फ़ में इन दूसरे कुंडे को रखें जिसमें ये आपका गर्म वाला खाना है जिसको ठंडा करना है, उसको फिर आपने रख के चले नहीं जाना है, वहाँ ठहर के उसको स्टेयर मिक्स करना है, मिलाते रहना है ताकि वो बर्फ़ उसको ठंडा करे। वरना रख देंगे बर्फ़ पे ये गर्म तो वो खुद ही बर्फ़ उसको ठंडा नहीं करता है ऐसे, तो फिर वो डेंजर जोन में जाता है, उसका करेक्टिव एक्शन होता है, वो किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है ये पहले आपको रहता है कि आपने करेक्ट डिस्क्राइब कर देना है। 2 आवर में हम 70 कर देते हैं, उससे रूम टेम्परेचर 70, और फिर 70 के बाद में हम इसको कूलर में या वॉक इन में या कहीं भी रेफ्रिजरेटेड एरिया में रख देते हैं। क्योंकि जब हम इसको गरम गरम को पकाकर सीधा 165 और अबव या कोई भी इंटरनल टेम्परेचर हो उसको डायरेक्ट कूलर में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो डेंजर जोन में चला जाता है। जो चीज़ें हमने पहले से कूलर में रखी हैं और उन्होंने अपना एक टेम्परेचर होल्ड किया हुआ है 38 या 35 या 41 बिलो या 40 बिलो, तो वो जो गर्मी से वो 45, 50 या 70 वगैरह चला जाएगा। तो वो जो 7 डेज़ के लिए आपने फूड स्टोर कर रखा है विद द टाइम एंड टेम्परेचर ठंडा करके 41 बिलो पे ला के फिर स्टिकर लेबल डेट मार्किंग करके कि भाई 7 डेज़ के बाद इसमें लिस्ट्रिया आ जाएगा, तो 7 दिन के बाद हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है, टॉस कर देना है या फेंक देना है। तो वन डिस्कार्डिंग का जब आपने लेबल लगा दिया है तो फिर आप उसको वो डेंजर जोन में चले जाएंगे। अगर आपका टेम्परेचर वो हो गया तो वो फिर उसका पानी छूट जाएगा, ख़राब हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, कूलर भी हो सकता है ख़राब हो जाए। तो ये डेंजर जोन से बचने के लिए आपने प्रॉपर कूलिंग करनी है, पहले 70 पे, फिर मज़ीद 4 आवर में 41 बिलो या 40 बिलो या 38 जो भी टेम्परेचर है वो आ जाएगा। आपने ऐसे डिस्क्राइब करना है जी। और ये है कि वो जो आपका 6 आवर टोटल इसके लिए रहते हैं, इसका ये एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन रहता है। और फिर अगर इसको आप स्टोर नहीं कर रहे हैं फ्रिज वगैरह में या रेफ्रिजरेटेड एरिया में या वॉक इन कूलर में या कहीं भी आप स्टोरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनको बताना है कि मैं छोटे बैचेस में कुक करता हूँ और फिर 4 आवर के बाद इसको फेंक देता हूँ। अगर मैं बनाता हूँ 1 बजे तो 4 बजे इसको हमारे लोग डिस्कार्ड करके नया फिर हम डालते हैं, क्योंकि हर 4 आवर ही इसकी लाइफ रहती है। अगर आप बर्गर या सैंडविच वगैरह कुछ बेचते हो, कूलर वगैरह में नहीं है वो लेबल डेट मार्किंग वगैरह नहीं की है, सिर्फ बना लिया, लपट लिया और कैशियर रजिस्टर के पास कहीं अच्छी ठंडी सी जो जगह है पूरी अपने स्टोर में उस शेड में आपने रख दिया
और वो जो है 70 टेम्परेचर ऐसा है उधर। तो वो जो है दोस्तों वो क्या करेगा, वो महफूज रहेगा 4 आवर के लिए। कोई खा सकता है उसको, ये फूड बॉर्न इलनेस का इशू नहीं रहेगा। आप उसको 4 आवर तक उसको आप दे सकते हैं, और वो 4 आवर के अंदर आपको रजिस्टर के सामने से उस हार्ड फूड को जो आपने पैक कर लिया है वो बेच सकते हैं। फिर उसके बाद में वो फेंकना पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर कोई खाता है तो उसमें जो है वो ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं, जिससे कि आपको क्रिटिकल, जैसे मैंने बताया, लोग होते हैं उनको बीमार से बीमार की मौत हो सकती है इन चीज़ों से, यानी कि दिस इज़ वेरी सीरियस समटाइम। सो ये रहता है। और दोस्तों माइक्रोवेव का फूड भी वन टाइम यूज़ ही खाने का रहता है। बर्गर की पैटी हो या कोई भी चीज़ हो, एक बार रेस्टोरेंट वाले काफ़ी माइक्रोवेव मार के देते हैं, तो आप घर में ले जाएं, फिर फ्रिज में रखें, फिर माइक्रोवेव मारें, फिर थोड़ा खाएं, फिर फ्रिज में रखें, फिर माइक्रोवेव खाएं, फिर ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो माइक्रोवेव का भी खाना जो है एक टाइम ही यूज़ होता है। आप पहले पता कर लें रेस्टोरेंट से, क्या ये माइक्रोवेव का मारा हुआ है या आपने इसको ताज़ा बनाया है। काफ़ी रेस्टोरेंटें जो होती हैं वो शेफ़ माइक के ऊपर ही चलती हैं, विच इज़ शेफ़ माइक्रोवेव, पहले से बना होता है, गर्म करके प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने जानना है कि वेंचर कैसे शुरू होता है तो वो भी वीडियो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। शेफ़ माइक की भी और ओरिजिनल भी, और सारी चीज़ों से वाकिफ़ करेंगे। देखते रहें हैमबर्गर पाशा। वेंचर शुरू करने के लिए मेन ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। पहले तो आपकी जो है रेसिपीज़ रहती है, फिर आपकी परचेसिंग रहती है, फिर प्रिपरेशन रहती है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन रहती है, फिर सेल्स रहती है। दैट्स ऑल मेनली, अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो ऐड ऑन कर दूँगा। फूड सर्विस से हट रहा हूँ, सब्जेक्ट माजरत चाहता हूँ। आए बात करते हैं, जो मैं बता रहा था कि आपको, कि जो आपका स्टीम टेबल है या सैलड बार है, जो खाने को गर्म रखता है ना बफे, वो, या फिर जो ठंडा रखता है, जहाँ पे कोई गुलाब जामुन या खीर या ठंडा 40 से नीचे टेम्परेचर वाला है, या 135 से अबव, वो जो गर्म को गर्म रखता है पकड़ के, उस पर आप ठंडा खाना डालेंगे तो कुक नहीं करेगा, क्योंकि वो टेबल है स्टीम जो गर्म, उसने एक होल्ड कर लिया है टेम्परेचर। अब आप उस पर कुछ डालेंगे तो वो टेम्परेचर पे होल्ड रखेगा। 165 पे डालेंगे तो वो गर्म ही रखेगा, यानी कि आप कच्चा डाल देंगे तो वो पकाएगा नहीं, या 100 पे टेम्परेचर पे डाल देंगे तो खुद ही टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा। तो इस तरह के टेबल को भी वो चेक कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर ऊपर नीचे तो नहीं है, या किसी ने अंडर कुक करके तो नहीं डाल दिया, या सही से प्री हीट नहीं किया टेबल को फिर उसके ऊपर डाला, या फिर सही से प्री हीट वगैरह करके डाला है बैलेंस है, तो उसकी भी वो जांच करते हैं इंस्पेक्टर लोग। तो आप भी वैसे कर सकते हैं। सैलेड बार या फिर आपका जो कोल्ड टेबल रहता है ना आपका, तो वो सेम ही रहता है वैसे ही, वो भी टेम्परेचर से ही चलता है। वो देखते हैं 41 बिलो है, 40 बिलो, 38, 35, उसका जो करेक्ट टेम्परेचर चल रहा है सबका, फिर उसके बाद में वो आपका नेक्स्ट स्टेप करते हैं दोस्तों। तो यही है कि हम जो है बेसिक आज 4 रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बताऊं, कि फूड बॉर्न इलनेस, पर्सनल हाइजीन, फूड बॉर्न इलनेस and management of cross contamination including hand contact, hand washing, establishment condition। फिर उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आता है फूड बॉर्न इलनेस एंड टाइम एंड टेम्परेचर पोटेंशियली हैजर्ड फूड। पोटेंशियली हैजर्ड फूड जैसे मैंने बताया, वाटरमेलन हो गया, पके हुए चावल जिसमें पानी उतर जाए या प्रोटीन हो, 0.25 या 1.0, 0.25 और हायर इसका करेक्ट आंसर होता है पोटेंशियली हैजर्ड फूड। फैट टॉम भी इसको कहते हैं। आए बात करते हैं अपने फूड बॉर्न इलनेस इन प्रॉपर इक्विपमेंट। और प्रॉपर इक्विपमेंट ऐसे नहीं कि पतीले धो दिए, बर्तन, कुंडे और डिप बोल, ये वो सब कुछ और डाल दिया एक साथ कोने में। तो एक इनफ स्पेस रखें एयर ड्राई करने के लिए, चीज़ों को अलाइन करके जमाने के लिए, ताकि पानी भी एयर ड्राई हो सके और सैनिटाइज़र उसमें
नहीं रहे। एक्सेस सैनिटाइज़र भी कंसंट्रेशन जो करते हैं वो भी केमिकल कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है। प्रॉपर एयर ड्राइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया दोस्तों, लिस्ट्रिया जो है डायरिया, स्टमक एक, नोजिया, और इंटरनली वो प्रेग्नेंट वूमन में रहता है, फिर प्रेग्नेंट वूमन से अनबॉर्न बेबी में पास हो जाता है, तो वो फिर क्रॉनिक पेन का सबब बनता है। तो इसको लिस्ट्रिया कहते हैं। जो फूड की लेबलिंग, डेट मार्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए रहती है क्योंकि दीज आर द बैक्टीरिया। 7 डेज़ के अंदर आपने इसको, नो मोर देन 7 डेज़ लेबलिंग जब डेट मार्किंग करते हैं। तो बैक्टीरिया के अलग अलग लेवल होते हैं, और बैक्टीरिया जो है कहीं भी हो सकता है, ज़मीन में, दरख्त पे हैंग करता हुआ, या फिर किसी एनिमल बॉडी पर भी। प्रोसेस जो है, बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन जो है, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कुक राइट टेम्परेचर, कूलिंग एंड रीहीटिंग। और रीहीटिंग, कूलिंग, पूरा जो है टाइम टेम्परेचर स्टोरेज, ये भी ज़रूरी होता है। इसीलिए 2 आवर में 70 पे और 4 आवर में 41 बिलो पे आ जाए, टोटल 6 आवर। रीहीट करते हैं तो 165 और अबव 165 उसका इंटरनल टेम्परेचर हो। और ह्यूमन बॉडी पर भी बैक्टीरियाज होते हैं। और नाइफ और कटिंग बोर्ड्स और ऐसी चीज़ें हर 4 आवर में धो लिया करें। ये भी टेस्ट क्वेश्चन है, जिससे रिड्यूस होते हैं बैक्टीरिया वगैरह। सैनिटाइज कर लें अच्छे से 3 कंपार्टमेंट सिंक वगैरह में, तो वही वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। और दोस्तों, बीफ के अंदर ई कोली होता है, और ई कोलाई भी कहते हैं। अलग अलग तरह के ई कोली और ई कोलाई वायरसेस होते हैं। चिकन में और अंडों में सैलेमिनेला डिजीज़ रहती है। सैलेमिनेला जो है एक वो है जो बहुत जल्दी फैलता है, तो इसको बहुत ही सीरियस लेते हैं। सैलेमिनेला इसका नाम है दोस्तों। ये भी ऐसे ही आ जाता है अगर आप बाहर चिकन को रख दें ऐसे ऐसे अनअटेंडेंट चीज़ों से। तो ये एग में और इसमें रहता है सैलेमिनेला हमेशा ही। तो इसका भी आपने टेस्ट होता है, वो करते हैं, तो वो भी किसी दिन बात करेंगे। फ़िश के अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रीज़ बिफोर इट सर्व। फ्रीज़ करें मच्छी को सर्व करने से पहले, क्योंकि आप मेक श्योर करते हैं कि वो डोरमेंट्स होते हैं जो अंडों से भी छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, फिर अंडे होते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ऐसी चीज़ों को किल करने का फ्रीजिंग जो है बेस्ट स्टेप होता है मच्छी के लिए। तो फ्रीज़ करें फ़िश को। और प्लांट्स के ऊपर भी केमिकल कंटेमिनेशन हो सकता है, हर्ब में भी, यानी कि ज़मीन से जो एक्वाफर पानी आता है वो भी कंटेमिनेटेड, गंदा हो सकता है, जिससे वो सब्ज़ी बनी हो या जो भी आप खा पी रहे हैं, या फिर जो है कहीं आपका ट्रैक्टर है लीक हो गया हो, फील्ड पे काम कर रहे हैं, और वो जो है आलू में इसमें आ गया हो, और वो घर में आ गया हो, आज सही नहीं किया, उसको कुक कर दिया, तो फिर वो बाइटोलिज्म का सबब बन जाता है। तो वो अगर ट्रैक्टर लीक हो जाए, ऐसा हो, तो दूर ले जाके खेत वगैरह से उसको फिक्स करें, ताकि खेत वगैरह के सामने आसपास नहीं, ताकि सब लोग वही ऑयल या गैस के पायर या कोई भी केमिकल के लेके फिर सीधे खेत में आ जाए। तो ये भी एक कंटेमिनेशन रहता है। अगर कोई पानी में मट्टी आ जाती है तो आप कुल्ली कर सकते हैं, वज़ू बना सकते हैं, तहारत ले सकते हैं, आप उसको दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुकिंग वगैरह में। अगर पानी में कोई ऑयल आ गया या गैस का तेल आ गया या पेट्रोल आ गया कुछ ऐसे, तो उसको बॉईल करने से भी या कुछ करने से भी वो जाने वाला नहीं रहता है। तो वो आप फिर उसको खाते हैं तो आप बीमार हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये बॉयल वाटर एडवाइज़री और बॉयल वाटर इमरजेंसी में बात करेंगे। अगेन फिज़िकल कंटेमिनेशन जो है आपका एम्प्लॉय कंटेमिनेशन होता है। आपके आँख के ये जो नकली मसनवी ये लैशेस होते हैं, नेल होते हैं, नेल पॉलिश होते हैं, और जो भी दूसरी चीज़ें, बाल वगैरह होते हैं, ये जो है आपके, ये पेन हो गया, सेल फ़ोन हो गया, फिंगर रिंग हो गई, कुछ भी ऐसा, तो वो आपका जो है फिज़िकल कंटेमिनेशन है। अगर आपको कोई डिलीवरी वाला डिलीवरी ला रहा है और आपको सही नहीं लग रहा है, यहाँ से डब्बा फटा है, वहाँ से लीक है, टेम्परेचर सही नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अंडे और शेलफिश वगैरह ले रहे हैं
तो बाहर से वो 45 या ऐसे टेम्परेचर पे है, तो वो अंदर से 41 बिलो रहते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, गोश्त वगैरह को जल्द से जल्द अंदर रखने की कोशिश करें। डिलीवरी लाते ही फ्रिज या रेफ्रिजरेटेड कोल्ड एरियाज़ में अनअटेंडेड नहीं छोड़ें, ताकि वो फिर करेक्टिव एक्शन का सबब बने। आपको पता ही नहीं रहे कितनी देर से बाहर है वो, तो फिर फेंकना पड़ जाए या फूड इंस्पेक्टर आ जाए। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, थैंक्सगिविंग वगैरह के दिन इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो पूछते हैं ये कब से है, तो वो फिर फेंकना पड़ता है। या वो पानी में डाल के छोड़ देते हैं, बर्फ़ टर्की है तो वो ठंडा पानी और वो, तो फिर वो फेंकना पड़ता है। क्योंकि जब आप उसको घुलाते हैं तो नल का चलता रहना चाहिए ठंडे पानी का, और फिर उसको घुमाना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट अलग टेम्परेचर, नीचे वाला अलग रह जाता है। तो ट्रिकल ओवर करना है पानी को उसके ऊपर से बहने के लिए, और फिर उसको घुमाना है, और फिर पानी को रन करते रहना है जब तक कि वो थॉ नहीं हो। और थॉइंग के 4 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है कि आप माइक्रोवेव के अंदर उसको नरम कर सकते हैं, थॉ कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट पकवान के वाले के अंदर डाल दें, और एक होता है कि आप जो है इसको रात में निकाल के बर्फ़ जो है उसको फ्रिज में रख लें, और फिर वो सुबह होते होते वो फ्रिज के उसमें आ जाता है जी। तो ये जो है थॉइंग के अलग अलग प्रोसेस हैं, पानी वाला और माइक्रोवेव वाला, और कुकिंग पॉट में डायरेक्ट डाल देने वाला, और ये फ्रिज में रख लेने वाला फ्रीज़र से निकाल के। ये भी टेस्ट क्वेश्चन रहते हैं। बॉयल वाटर एडवाइजरी, कहीं काम चल रहा है, पाइप फट गया है, मट्टी आ गई है उसमें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफ़ी की, और दूसरी लाइनें बंद रहेंगी। अगर इमरजेंसी है तो सारे पानी की लाइनें बंद रहेंगी। आपने पानी वॉलमार्ट या कहीं से लाना है मैनेजर ने, और उनको बताना है म्यूनसिपल को कि मैंने पानी ला लिया हूँ और हम लोग ये पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम दुकान चला रहे हैं क्योंकि हम पानी बाहर वाला यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप स्टोर भी करके रख सकते हैं पानी अपने लिए, कभी भी इस तरह की इमरजेंसी आपके आसपास हो तो काम आ सकता है। ये रहा, और छोटा कर रहा हूँ वीडियो को दोस्तों, लंबी हो जाएगी वरना बहुत ज़्यादा। एक्सपायरेशन डेट जो होती है हमेशा, इट डजेंट मीन कि चीज़ एक्सपायर हो गई है, वो शेल्फ एक्सपायरेशन डेट होती है। आज कल कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली है, आप उसको फ्रीज कर लें, फिर एक टाइम के लिए आप उसको थॉ करके यूज़ कर सकते हैं जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, टाइम की कमी की वजह से। बैक्टीरिया का परफेक्ट टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी 98.3 रूम टेम्परेचर, और डेंजर जोन कोसे होते हैं जो 41 और हायर में जो है वो डेंजर हो जाता है ठंडा साइड, और गर्म साइड 135 और बिलो पे वो डेंजर हो जाता है। तो वो हाई होना चाहिए गर्म खाने को, और ठंडे खाने को ठंडे की तरफ होना चाहिए। तो ये बता रहा था। और एनी फूड विच हैव इनफ मॉइस्ट एंड प्रोटीन एंड लो एसिडिक बैक्टीरिया ग्रो फास्ट। मीट, स्लाइस फ्रूट, मेलन और स्लाइस टमाटोज़ को भी अभी इन लोगों ने इसी में काउंट कर दिया है। और स्लो कुकिंग को वो लोग अभी सिर्फ 4 आवर के अंदर डन कर देना मांगते हैं। ऐसे नहीं कि 18 घंटे 200 पे या 180 पे रख के पका रहे हैं। अभी वो बोलते हैं कि 4 आवर में 350 वगैरह पे जो भी है डन कर दो। और एक है 3 तरह के कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं, केमिकल कंटेमिनेशन, फिजिकल कंटेमिनेशन, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन। केमिकल कंटेमिनेशन इजीली डिस्क्राइब some harmful stuff, chemical being into food or access concentration, the way in food, improper storing, और केमिकल जैसे आपको मैं बताया कि इम्प्रॉपर स्टोरिंग भी हो सकती है, हाई कंसंट्रेशन भी हो सकता है उसका, सैनिटेशन का। और जो है कोई आपका जो है चावल का थैला नीचे रखा है, आपने ऊपर लाके कोई केमिकल की बोतल रख दी और उसमें से टिप टिप टपक के चावल में आ गया, चावल को कुक किया, और वो केमिकल कंटेमिनेशन। अगर आपके पास कोई स्प्रे मारने की बोतल है तेल बर्गर पैटी पे, तो आपने पानी वगैरह, तो वो केमिकल की बोतल यूज़ कर रहे हैं, उस पर स्टिकर वगैरह है। अभी आप रियल में केमिकल की बोतल लाए हैं, आपके एम्प्लॉय पुराने हैं या नए हैं, जल्दबाजी में उन्होंने वो रियल केमिकल उठा लिया और स्प्रे कर दिया, पैटी लगा दी और दे दिया, किसी ने खा लिया, मुँह जल गया। तो ये जो है इसको प्रॉपर लेबलिंग और ये डेट मार्किंग जो है बोतलों पे भी करेक्ट होनी चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं स्टोरेज, ये वो सारी चीज़ों को।
तो ये फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज, जैसे केमिकल का मैंने बताया, इधर उधर कोई भी चीज़ रख दें तो वो भी केमिकल कंटेमिनेशन का सबब बन सकता है। कहीं से भी कोई केमिकल जो है आपके उसमें आ गया और उससे वो खाने में आ गया। फिज़िकल जो है दोस्तों, फिज़िकल कंटेमिनेशन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट मेक द वे इनटू फूड ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। एम्प्लॉई विल बी हेयर हो गया, बैंगल हो गए, फिंगर नेल हो गया, मेटल शेविंग हो गया, या फिर पर्सनल इक्विपमेंट हो गया। ये आपका फिज़िकल कंटेमिनेशन में आ जाता है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन वी फोकस ऑन मोर दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यही रहता है कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन को हम लोग तरजीह देते हैं। इसको जो है बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अब जो हम बात कर रहे हैं हमारे मुंह से छोटे छोटे छींटे निकलते हैं, ऐसी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं आँखों से, तो वो भी इसका सबब होते हैं। छींक मार देते हैं हम लोग, स्नीज गार्ड नहीं रहता है, या ऐसी चीज़ों को भी इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरसेस, पेस्टिसाइड्स, पैथोजेंस, फंगाइल एंड ईस्ट दोस्तों। और बैक्टीरिया एक सिंगल जोन होता है, बैक्टीरिया सिंगल जोन दैट कैन ग्रो एनीवेयर। बैक्टीरिया डजंट नीड ह्यूमन और एनिमल टू रिप्रोड्यूस। हेपेटाइटिस ए और नूरोवायरस इज इजीली स्प्रेड। हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ए, ओ ये फूड बॉर्न इलनेस नहीं है। हेपेटाइटिस ए एंड नूरोवायरस स्प्रेड होता है। नूरोवायरस को नूरोवा वायरस भी कहते हैं और क्रूज शिप वायरस भी कहते हैं। पेस्टिसाइड्स और ऑन फिश, पोर्क, सी फूड, फ्रूट्स में भी होते हैं। टाइम टेम्परेचर कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। फैट टॉम जैसे मैंने बताया आपको कि वो पोटेंशियली हैज़र्ड फूड होता है, और वो फूड जो है मॉइस्ट और एसिडिक और प्रोटीन वाला होता है, और ऑक्सीजन लेवल उसमें जो है दोस्तों 1.0 या फिर 0.25 और हायर होता है। स्लो मॉइस्ट बाइटोलिज्म का सबब मैंने बताया आपको कि कैसे भी कंटेमिनेट हो जाए तो वो अच्छा वेजिटेबल वगैरह वाश नहीं करते हैं तो वो बाइटोलिज्म का सबब बन सकता है। बीफ वगैरह में इकोली या इकोलाई होते हैं, और मिल्क एंड जूस वगैरह भी अनपास्चराइज आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी क्रिटिकल कंट्रोल लोगों के लिए मुसीबत दह साबित हो सकता है। लिस्ट्रिया का जो रहता है फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल एक और नॉजिया। लिस्ट्रिया 2 to 6 वीक्स तक रहता है दोस्तों। दैट्स वाई वी हैव डेट और लेबलिंग करते हैं, क्योंकि लिस्ट्रिया को 7 डेज तक ही फूड को स्टोर करना है और नो मोर। शिगेला भी जो है % to % स्प्रेड होता है। वो डे केयरों में वगैरह में बच्चे पेपर टावल वगैरह फ्लैश नहीं करते हैं तो वो आ जाता है, और वो भी जो है इसका सबब रहता है। आउट ऑफ वर्क रहते हैं आप अगर ऐसा कुछ हो जाए, और दूसरी चीज़ें भी रहती हैं। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं आउटब्रेक लिखा है, ये आउटब्रेक हो गया है, तो आपने जॉब पे कॉल करके बताना है मैं इधर गया था जी अपनी दादी से मिलने नर्सिंग होम वगैरह, वहाँ पे ये लिखा हुआ था ये वायरस का आउटब्रेक है, क्या मैं जॉब पे आ सकता हूँ, ये वो। तो फिर उसका वो रहता है दोस्तों प्रॉपर स्टेप। और बिग 5 रहते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं मेक श्योर आप एम्प्लॉय जॉब पे आ ही नहीं सकता, तो वो जो है आपने मेक श्योर करना है कि या आप जो है बॉल कैप पहने वगैरह वगैरह सारी चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस दें। नेल पॉलिश और फिंगर नेल वगैरह को आप जो है मसनवी नेल, जो सिर्फ नकली नेल होते हैं ना आर्टिफिशियल वाले, वो नहीं लगाएं। और दूसरी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हैं इसके अंदर समझाने वाली, जो मैं इंशाल्लाह टाइम से आपको बताता रहूँगा। ये वीडियो अच्छी लगती है आपने तो आपने नीचे लाइक करना है जी, हमको बताना है कि और भी चीज़ें मैं ज़रा तफसील में समझाऊँ आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो टाइफाइड, शिगेला, नूरोवायरस, इकोली, हेपेटाइटिस ए, इसको बिग 5 कहते हैं। टाइफाइड आता है तो 14 डेज तक आउट हैं आप। शिगेला 3 डेज, नूरोवायरस, क्रूज शिप वायरस इसको भी कहते हैं 48 आवर्स। इकोली या इकोलाई 3 डेज। हेपेटाइटिस ए 30 डेज। तो ये ओनली जो है फॉर दिस वीक आप जो है अपनी रेसिपी में जो है सारा ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, और कभी भी रेडी टू ईट खाने को टच करें तो ग्लव्स पहनें। और भी सादा चीज़ें हैं, टाइम एंड टेम्परेचर मैनेजमेंट इन
योर माइक्रोबियल किल स्टेप। ओके, तो जो है दोस्तों ये टाइम और टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ये माइक्रोबियल किल स्टेप होता है दोस्तों। टाइम एंड टेम्परेचर जो है मैनेजमेंट है आपका इसके लिए कि जो माइक्रोबियल किल स्टेप है, ये मैनेजर है जो माइक्रोबियल किल स्टेप है, जो पर्सन इंचार्ज लेता है वो क्या है दोस्तों, प्रॉपर कुकिंग करें सही इंटरनल टेम्परेचर के साथ, सही इंटरनल टेम्परेचर के साथ रीहीटिंग करें, कूलिंग करें, जैसे मैंने बताया 70 पे आ जाए 2 आवर में और मज़ीद 4 आवर में 41 बिलो पे, फिर उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर डेट मार्किंग लेबलिंग इंपॉर्टेंट होती है, और होल्डिंग जो स्टीम टेबल वगैरह है उसका करेक्ट इंटरनल टेम्परेचर प्री हीट वगैरह करें। और दीज आर ऑल कंसीडर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और तो फिर जो है ये आप जो है इसको इंक्लूड करें अपनी रेसिपीज़ में भी, कुकिंग, रीहीटिंग, कूलिंग, डेट मार्किंग, होल्डिंग। एंड कुकिंग टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। अभी वेजिटेबल का भी ये लोग कहते हैं कि 135 होता है, बीफ और पोर्क और लैम वगैरह का 145 होता है, और कोई भी कम्यूटेड फूड हो गया जिसमें आपने कोई मसाला वगैरह मिला लिया है उसका 155 होता है। चिकन वगैरह दूसरी चीज़ों का जो है 165 होता है, या 165 और अबव। और बर्गर पैटी वगैरह को 155 अबव पकाएं। एक अंडा 145 पे आप उसको बना सकते हैं, एक से ज़्यादा अंडे हैं तो 155 उसका टेम्परेचर रहेगा। रीहीटिंग 165 दोस्तों। और जो है ऐसे ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। तो अगर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा अभी, बट आप चाहते हैं कि मैं सैलेड बार की नॉलेज दूँ आपको, और फिर आपके बफ़े स्टीम टेबल वगैरह की, और चाहते हैं आपके कोई रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ शेयर की जाए, और आप चाहते हैं कि अपने मेन्यू को थोड़ा एडवांस करें, इम्प्लीमेंट करें, अपने एम्प्लॉइज़ को पॉलिश करें, ट्रेन करें, ताकि उनकी तरक्की में आपकी तरक्की और आपकी तरक्की में उनकी तरक्की है। एम्प्लॉई ट्रेनिंग, इफेक्टिवनेस, policy procedure, mission value belief structure, sensitivity, sanitation, safety, knowledge of foodborne illness, और आपके अपने जो भी आदाब हैं वो सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉइज़ को बताना चाहते हैं, और उनको लॉन्ग टर्म विजन देना चाहते हैं, और अपने फैसिलिटी और अपने एस्टैब्लिशमेंट को कहीं और खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। ऑलवेज यू वांट टू सी अ क्लीन प्लेट। जो फूड सर्टिफिकेशन या फूड सेफ्टी या फूड इंस्पेक्टर जो आपका लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट या रेगुलेटरी लॉज से आते हैं वो जो देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में आपने इन्वॉल्व होना है, या आप चाहते हैं कि किसी को इन्वॉल्व करें, तो हमारी वीडियोस आप उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगर आपको हमारी ज़रूरत है आपने कमेंट करना है, और हम सारे ही कमेंट्स का जवाब दे नहीं सकते, जो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।